नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय सहित 378 करोड़ से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने वहां वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष हुआ है, इसलिए कोई भी अयोध्या को बदनाम ना करे। किसी के पास चंदा चोरी का कोई सबूत है तो वह एसआईटी को दे, इसकी पूरी जांच और सख्त एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय के लोकार्पण और वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही 245 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान उन्होंने किया। सीएम योगी ने एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग आज हमें उपदेश दे रहे हैं। बस 15 दिन रुक जाइए, एसआईटी की जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे सियासी बवंडर के बीच सीएम योगी ने अयोध्या की धरती से ही विपक्षी दलों पर अब तक का सबसे तीखा और करारा हमला किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या से दूरी बनाए रखी और अपने नेताओं को भी यहां आने से रोका, वो अब अयोध्या और राम भक्ति के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है, क्योंकि ये तो राम विरोधी थे। ये लोग कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा चंपत राय के खिलाफ एफआईआर की तहरीर देने और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के बाद सीएम योगी का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि सरकार इस मामले की आंतरिक और प्रशासनिक जांच को लेकर पूरी तरह गंभीर है। 15 दिन की मोहलत देकर उन्होंने साफ कर दिया है कि जांच रिपोर्ट आते ही सच सबके सामने होगा और राजनीति करने वालों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। 2026 की इस चुनावी और राजनीतिक तपिश के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा
सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपनी नीयत का भरोसा दिलाकर विपक्ष के चढ़ावा चोरी वाले नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश की है। झांसी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चंपत राय को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय एक अत्यंत सम्मानित और पूजनीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम के कार्य और राम मंदिर आंदोलन को समर्पित किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चंपत राय का योगदान देश और समाज के लिए प्रेरणादायक है और करोड़ों राम भक्त उनके कार्यों का सम्मान करते हैं। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। चंपत राय जी बहुत आदरणीय और बहुत ही पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित है और हम सब जानते हैं कि लोगों अनिल मिश्रा सबका बहुत चढ़ावे में जो खुलासे हो रहे हैं योगदान है। राम मंदिर चंदे की कथित चोरी के विवाद को लेकर सियासत और संत समाज की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच आर्य संत वरुणदास महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन एक अच्छी पहल है और यदि जांच टीम को ठोस सबूत मिलते हैं तो इससे सच्चाई सामने आने में मदद मिलेगी। वरुणदास महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत फैसला लेने की क्षमता दिखाई है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि चूंकि मामला धन से जुड़ा है, इसलिए जांच में ईडी को भी शामिल किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को दिल से आभार व्यक्त करूंगा, साधुवाद कहूंगा, जिन्होंने एसआईटी का गठन करके और ये कहा है कि 15 दिन इंतजार करिए और निश्चित रूप से सभी पक्षों को बिना लाग लपेट का ये जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने दिया जाए और किन्हीं महानुभाव के पास कोई साक्ष्य है तो एसआईटी को साक्ष्य देने का कृपा करें और इस प्रकार से भ्रामकता न करें। जो लोग जो है यहाँ लाठियां चलाते थे, गोली चलवाते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को नकारने का काम किया, राम जी को जो है सर्टिफिकेट मांगने का काम करते थे, आज जो लोग ज्ञान बांट रहेंगे और उनकी ज्ञान जो है सनातनी स्वीकार करेगा, ऐसे धूमकेतु महामूर्ख और देश विरोधी ऐसे जल्लादों से बचना चाहिए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रुधनि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं साधूनां परित्राणाय। ये जो स्लोगन है या सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित किया जाएगा और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो गठन किया गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पहल है क्योंकि जांच टीम को अगर साक्ष्य मिलता है तो उसके जांच में सहायता हो जाएगी। माननीय योगी जी ने त्वरित निर्णय दिखाते हुए और एसआईटी टीम का गठन किया। धन से संबंधित मामला है तो एसआईटी टीम को चाहिए कि इसके संग ईडी को भी शामिल कर ले और राम जन्मभूमि चढ़ोतरी के ऊपर चढ़ावा का जो चौर्य कर्म हुआ है, जिसके द्वारा शौर्य कर्म करने वाले राम भक्त जिन्होंने राम जन्मभूमि को 500 वर्षों तक लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त किया है, इनके मन को व्यथित करने वाला है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या के वरिष्ठ साधु संतों को, राम भक्तों को, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक नेताओं को एवं कार सेवकों को भी एक ऐसी समिति बने जो निगरानी के तौर पर उसे रखा जाए और बीच बीच में उन लोगों का भी दौरा हो और उनके सामने भी सारे विषय आता रहे ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक खौफनाक खबर सामने आई है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया की राजधानी नियामी में आतंकियों ने अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने वहां के सबसे बड़े और मुख्य एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। यह हमला नाइजीरिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक दियोरी हमामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अल कायदा की साहिल शाखा JNIM ने ली है।
अंतरराष्ट्रीय जगत से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी में आतंकियों ने अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने वहां के सबसे बड़े और मुख्य एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। यह हमला नाइजर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक दियोरी हमामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा की साहेल शाखा JNIM ने ली है। नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में 22 हमलावर, 11 सैनिक और 2 नागरिक शामिल हैं। 5 महीने से भी कम समय में यह दूसरा हमला है। हालांकि सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की और 22 हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया। यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में कई घंटों तक लगातार गोलीबारी की आवाजें गूंजती रही। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी एक टैक्सी में सवार होकर आए थे और जैसे ही उन्हें सुरक्षा घेरे पर रोका गया, उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि अल-कायदा से जुड़े ये संगठन अब सीधे बड़े और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाने की हैसियत में आ चुके हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी बेहद चिंतित है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश की राजनीति के दिग्गजों से लेकर आम जनता तक हर कोई उन्हें शुभकामनाएं देता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई विरोधी दलों के नेताओं ने भी उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश की राजनीति के दिग्गजों से लेकर आम जनता तक हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई विरोधी दलों के नेताओं ने भी उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए लिखा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं। सुबह से ही दिल्ली स्थित उनके आवास और 24 अकबर रोड स्थित AICC मुख्यालय में बधाई देने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश भर के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस अवसर पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ढोल, नगाड़ों और मिठाइयों के साथ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने होर्डिंग और पोस्टरों के साथ राहुल गांधी का अभिवादन किया और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। और हम सब उनको बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो अपने संघर्ष में कामयाब रहेंगे और विशेष रूप से देश का नौजवान आज उनके प्रति देख रहा है, उम्मीद से देख रहा है। और वर्तमान व्यवस्था को जो एक नकारात्मक दिशा मिल रही है, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी बात को बुलंद किया है। अभी राजस्थान कोटा गए थे, नौजवानों को उन्होंने प्रेरित किया, उनके दुख और दर्द को बांटने का काम किया। और मैं समझता हूँ आज के दिन पर समूचा देश, तमाम कार्यकर्ता और विशेष रूप से नौजवान उनको बहुत उत्साहवर्धन एक लीडर की तरह देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो ये मुहिम है कामयाब रहेगी। देखो, हम तो दिल से बधाई देंगे और भगवान करे, अल्लाह करे कि उनको सेहतयाब जिंदगी और जो उनके सपने हैं, जो उनका मिशन है, उसमें वो कामयाब रहें। बिल्कुल, देखिए आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का जन्मदिन है, जो आज विपक्ष के लीडर भी हैं और केवल कांग्रेस के लीडर के तौर पर नहीं, आज विपक्ष का जो वर्ग है, जो इस मुल्क में इस सरकार से जो लोग सहमत नहीं है, जो नीतियों से सहमत नहीं, आज राहुल जी के लिए दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। और आज राहुल जी का स्वाभाविक है जन्मदिन है, तो सभी लोग उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज कार्यालय पहुंच रहे हैं। मैं भी पहुंचा हूं और राहुल जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और अपनी आवाज़ को, जो आम
जन की आवाज़ है, जिनके लिए वो लड़ते हैं, उसको यूं ही उठाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी वजह से इस देश में जो बीजेपी के विरोध में जो वातावरण हो रहा है उसकी ये जो शुरुआत ही उन्होंने की पद यात्रा निकाल के, इतने बड़े पैमाने पर वो चले और लोगों से जिस ढंग से उनको बातचीत करते हैं, लोगों की तकलीफें जान के लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये गांधी घराने की खासियत है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर काशी में अलग ही नजारा देखने को मिला। इस दौरान वाराणसी यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की फोटो पर दूध चढ़ाकर उनके बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। आज युवा कांग्रेस के बैनर तले आज हम लोगों ने मां गंगा की गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और हम सभी यह कामना करते हैं बाबा भोलेनाथ एवं मां अन्नपूर्णा से कि इन्हें दीर्घायु करे, इनको स्वस्थ करे और इसी तरीके से आम जनमानस की आवाज को उठाते रहें। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस जन्मदिन को सिर्फ एक उत्सव के तौर पर नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में मना रही है। राहुल गांधी हमेशा से युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और देश भर में की गई अपनी यात्राओं के बाद राहुल गांधी का सियासी कद काफी मजबूत हुआ है। विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक होने के नाते उनके जन्मदिन पर मिल रही ये बधाइयां और कार्यकर्ताओं का ये जोश साफ दिखाता है कि 2026 की राजनीति में राहुल गांधी की भूमिका कितनी केंद्रीय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सिख समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित व्यंजन बैकवेंट हॉल में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश भर की गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सर्वसम्मति से वरिष्ठ अधिवक्ता सरदार परविंदर सिंह को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि गुरप्रीत सिंह दुआ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के सिख प्रतिनिधियों ने, जो कि विभिन्न गुरुद्वारा के प्रधान साहब हैं, अन्य पदाधिकारीगण हैं, इन सब ने एकत्र होकर इस कमेटी का गठन किया। कमेटी का मुख्य गठन का उद्देश्य, हम लोग के बीच में कई बार ऐसा चल रहा था कि सिखों के जो मुद्दे हैं, जो सिखों के आपके हित हैं, उनको कहीं ना कहीं हम अग्रणी भूमिका में लाएं। कहीं ना कहीं संवादहीनता की बात जहां विभिन्न समुदायों के मध्य आती है, तो वहां पे हम समन्वय बन के कार्य करें। गुरुद्वारों के मध्य समन्वय स्थापित हो, सामाजिक सेवाओं, सामाजिक संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित हो और विभिन्न वर्णों समुदायों के मध्य समन्वय स्थापित हो। बात ये है। और इसके साथ साथ सिखों के साथ कहीं ना कहीं आप देखते होंगे छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें, इस निमित्त हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में समन्वय का कार्य किया है। और आज हम लोगों ने 35 जिलों के पदाधिकारियों ने यहाँ बैठक की है। इसके बाद हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश को जोड़ेंगे और राज्य सरकार के द्वारा जो हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ कैसे मिल सके, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।